हेलो दोस्तों। आज का क्लास उन लोगों के लिए है जो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। दोस्तों, सीटेट की तैयारी में आप सभी लोग लग जाएं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को फिक्स है कि होगा। बहुत से मुझसे जुड़े विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर, सीटेट से जुड़ी कुछ सब्जेक्टों की तैयारी आप ज़रूर करा दें, जिसमें आपका सीडीपी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सीडीपी का भी कुछ अच्छे तरीके से कुछ मैटर बनाकर हमें प्रोवाइड कराएं। तो सीडीपी के लिए हमने आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया है, जो सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिकों से संबंध रखता है, जिसका नाम है एनसीएफ 2005। इस एनसीएफ 2005 में क्या क्या प्रावधान है, सब्जेक्टों को क्यों पढ़ाया जाता है, ये क्यों लाया गया, इसके लाने का क्या उद्देश्य था, इसका क्या सूत्र है, इसको किस समिति के तहत लाया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यह सीटेट की तैयारी के लिए ही स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीटेट जो 5 जुलाई को होने वाला है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लॉकडाउन के समय में आपकी सारी पढ़ाई बाधित रह गई। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्लास स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 को कवर करने के लिए हो सकता है कि 2 लेक्चर लेने पड़ें। प्रयास किया जाएगा कि 2 ही लेक्चर में पूर्ण हो जाए। तो आज हम एनसीएफ 2005 को शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 क्या होता है। तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा की जाएगी आपसे। एनसीएफ 2005 में आपसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है? आपसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ध्यान रखिए, एनसीएफ 2005 में पढ़ने से पहले इसको हमें फुल फॉर्म के रूप में भी हम जानते हैं। तो एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर आप हिंदी में इसको जानते हो तो होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। हिंदी में इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, और इंग्लिश में होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ध्यान रखिए, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो एनसीएफ से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये श्योर है, क्योंकि ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट सिलेबस के अंतर्गत हैं, उन 5 सब्जेक्टों से ये रिलेशन बना के रखता है। उन 5 सब्जेक्टों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें एनसीएफ का एक क्वेश्चन लगा दिया जाता है। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या होता है। तो आप याद कर लो कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि पाठ्यचर्या क्या होती है। तो ध्यान रखिए, पाठ्यचर्या की चर्चा करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। पाठ्यचर्या की चर्चा करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है
तो हमें ध्यान रखना है कि देखिए पाठ्यचर्या क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि आप देखो, पढ़ाने के लिए, किसी भी स्तर के बालक को पढ़ाने के लिए उसके विषय वस्तु की जो योजना तैयार करते हो, वही हमारी क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है। पढ़ाने के लिए जो विषय वस्तु की योजना तैयार की जाती है वो हमारी पाठ्यचर्या होती है। ध्यान रखना है कि सिलेबस और करिकुलम में अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है मैं आपको अभी डिफाइन कर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात को सुनिए। मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि किसी विशेष स्तर के बालक को पढ़ाए जाने के लिए जो विषय सामग्री होती है, उस विषय सामग्री की जो योजना बनाई जाए, वही योजना हमारी क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम करिकुलम को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम पाठ्यचर्या को डिफाइन करने के लिए पाठ्यचर्या की अंग्रेजी होती है करिकुलम। पाठ्यचर्या की अंग्रेजी होती है पाठ्यचर्या। इसको हम लोग शिक्षा क्रम भी बोलते हैं। पाठ्यचर्या को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शिक्षा क्रम के नाम से भी। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करिकुलम। करिकुलम, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो करिकुलम शब्द है यह इंग्लिश का है, इसी का हिंदी रूपांतर क्या है, पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम। अब इस करिकुलम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो इंग्लिश शब्द है, तो ध्यान रखना है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के करियर से हुई है। करियर, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के करियर शब्द से। अब इस करियर का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिए इस करियर का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स। अब रेस कोर्स का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता है कि रेस कोर्स माने होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान। अब ध्यान दीजिए, क्या इस करिकुलम शब्द के शाब्दिक अर्थ जो दौड़ का मैदान लास्ट में निकल रहा है, इसी से हम करिकुलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि दौड़ का मैदान कहने का मतलब क्या है, कि जो शिक्षा के लिए, शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बना है, उस मार्ग पर चलना। दौड़ के मैदान कहने का मतलब कि शिक्षा के लिए जो मार्ग हमारा बनेगा, उस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, वही हमारा क्या होगा, करिकुलम होगा। अर्थात पाठ्यचर्या को कह सकते हैं हम। यहाँ दौड़ कर कहने का मतलब क्या है, सीख कर, शिक्षा के मार्ग पर सीख कर, अपने शिक्षा के मार्ग पर चलकर जो हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वही हमारा क्या होगा, करिकुलम होगा। तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक चलकर या दौड़कर अपने लक्ष्य या अपने उद्देश्य की क्या करता है, प्राप्ति करता है। करिकुलम वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक क्या करता है, चलकर या दौड़कर अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य और उद्देश्य में भी अंतर होता है। मैं किसी टॉपिक में उसको कवर जरूर कराऊंगा, लेकिन बहुत माइन्यूट अंतर होता है, दोनों एक दूसरे के अंग होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि करिकुलम को डिफाइन कैसे करेंगे या शिक्षा क्रम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो शिक्षा क्रम होता क्या है, सुन सकते हैं आप, कि शिक्षा क्रम को हमने इंग्लिश में करिकुलम के नाम से जाना है। तो करिकुलम करियर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेस कोर्स, और रेस कोर्स का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान दौड़ने वाला नहीं, यहाँ तो शिक्षा से संबंधित दौड़ने वाला। मतलब क्या है कि करिकुलम एक ऐसा मार्ग है जिस पर
बालक क्या करता है, चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अब लक्ष्य बालक का क्या होता है, सीखना होता है। बालक उस पर चलकर क्या करता है, सीखता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये तो डिफिनीशन हमारी कहाँ से निकल के आ रही है, तो करिकुलम से निकल के आ रही है। लेकिन इसको हम लोग कैसे और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप बताएंगे कि पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि किसी विशेष स्तर के बालक के लिए किसी विशेष स्तर के बालक के लिए जो पढ़ाने का योजना तैयार किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, पाठ्यचर्या होता है। मैंने क्या बताया, किसी विशेष स्तर के बालक को पढ़ाने के लिए उसके विषय वस्तु की जो योजना तैयार की जाए, वही क्या हो जाएगी, उस बालक के विषय वस्तु की पाठ्यचर्या होगी। अब ध्यान रखना है कि पाठ्यचर्या में क्या किया जाता है। मैंने क्या बताया, पाठ्यचर्या में विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए योजना तैयार किया जाता है। योजना तैयार किया जाता है। पाठ्यचर्या में क्या किया जाता है, तो विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए योजना तैयार किया जाता है। अब यहीं पर आप ध्यान रखो, एक योजना तैयार करना, एक योजना बनाना होता है, और एक क्या होता है, रूपरेखा होता है। तो ध्यान रखिए, रूपरेखा अलग चीज है। जैसे आप पढ़ते हो पाठ्यक्रम। अब ये पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम को हम लोग सिलेबस के नाम से जानते हैं। पाठ्यक्रम को हम लोग सिलेबस के नाम से जानते हैं। पाठ्यक्रम को हम लोग सिलेबस के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम क्या होता है। मैंने तो पाठ्यचर्या में बता दिया कि विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए योजना तैयार किया जाता है, वही हमारी क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है। लेकिन पाठ्यक्रम क्या होता है, तो हमारे विषय वस्तु की जो रूपरेखा होती है, हमारे विषय वस्तु की रूप रेखा, ये क्या होती है, हमारी पाठ्यक्रम या सिलेबस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिलेबस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पाठ्यचर्या और सिलेबस में अंतर एक तो यही मिल गया हमें, क्या मिल गया, पाठ्यचर्या क्या है, विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जो योजना तैयार की जाए, माने किसी विशेष स्तर के बालक को पढ़ाने के लिए उसके विषय वस्तु की जो योजना तैयार की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या के नाम से जानते हैं। और पाठ्यक्रम क्या होता है, तो पाठ्यक्रम विषय वस्तु की जो रूपरेखा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। अब कुछ बातें और ध्यान में रखनी है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या किसकी दृष्टि को रख के बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मिटाने वाला कहाँ है, देखिए ये जो पाठ्यचर्या है, यह पाठ्यचर्या छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पाठ्यचर्या जो है छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पाठ्यचर्या किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो पाठ्यचर्या जो है छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और यहीं पर आप कुछ और बातें जान लीजिए, ये जो पाठ्यक्रम होता है ये शिक्षक की दृष्टि में बनाया जाता है। ये क्या है, शिक्षक की दृष्टि में। ये किसकी दृष्टि में, शिक्षक की दृष्टि
में किसका निर्माण किया जाता है? तो पाठ्यक्रम को। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पाठ्यचर्या किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है? तो छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और पाठ्यक्रम जो है शिक्षक की दृष्टि में बनाया जाता है, मतलब शिक्षक की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। किसको? पाठ्यक्रम को। और पाठ्यचर्या क्या होता है? छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने आपको बताया है कि पाठ्यचर्या क्या है, जो पढ़ाने के लिए बालक को उसके विषय की जो योजना तैयार करते हैं उसी को पाठ्यचर्या कहते हैं। तो हम योजना जो तैयार करेंगे वो छात्र को ध्यान में रखकर ही तैयार करेंगे, शिक्षक को ध्यान में रखकर नहीं। और जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षक की दृष्टि में रखकर बनता है। शिक्षक की दृष्टि माने शिक्षक की देख रेख में ही बनता है कि बालक इस स्तर का है तो उसका सिलेबस ऐसा होना चाहिए। अब बालक तो ये नहीं जानता है कि मैं कक्षा 6 में पढ़ूंगा तो मेरा सिलेबस कक्षा 6 के जैसा होना चाहिए। बालक यही जानता है कि मैं पढ़ने आया हूँ। अब पढ़ाने वाले को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि बालक किस स्तर में पढ़ रहा है, जिस स्तर में पढ़ रहा है उसका सिलेबस क्या होगा। तो पढ़ाता तो शिक्षक है, जब पढ़ाएगा शिक्षक तो शिक्षक ही ध्यान में रखेगा इस बालक का सिलेबस कैसा होना चाहिए। और पाठ्यचर्या में क्या ध्यान रखना है? पाठ्यचर्या जो भी बनाई जाएगी वो छात्र को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी कि छात्र इस चीज़ को समझ पाएगा कि नहीं। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को छात्र समझ पाएगा कि नहीं, यही हमारी पाठ्यचर्या में रखा जाएगा। अगर पाठ्यचर्या में छात्र को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो हमारे बालक को पढ़ाने के लिए जो योजना तैयार की जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मैंने एनसीएफ के बारे में कुछ बातें बताई। पहली बात कि आपसे पूछा जाए एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, आपसे प्रश्न क्या बनेगा? मैं प्रश्न भी साथ साथ बता रहा हूँ, आप पेन कापी रखेंगे तो नोट कर सकते हैं। आपसे प्रश्न बनेगा कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताओगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलत करते हैं, पाठ्यचर्या के स्थान पर पाठ्यचर्चा करते हैं, ये गलत है। पाठ्यचर्या के स्थान पर पाठ्यचर्चा नहीं होना चाहिए, पाठ्यचर्या ही होना चाहिए। पाठ्यचर्या को हम लोग शिक्षा क्रम के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आप बताएंगे करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैरियर से हुई है। अब यहाँ पर आपसे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, चाहे पाठ्यचर्या क्या होता है? तो आप यही बताओगे कि किसी विशेष स्तर के बालक को पढ़ाने के लिए जो उसके विषय वस्तु की योजना तैयार की जाती है उसी योजना को हम लोग क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम कहते हैं। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि विषय वस्तु की जो रूपरेखा होती है वही हमारी क्या होती है? सिलेबस होती है। अब यहाँ कुछ और बातें ध्यान में रखनी है, बहुत आईएमपी है यह बात, तो बहुत ही आईएमपी है, यह आईएमपी है। क्यों? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाठ्यचर्या किसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है? तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि पाठ्यचर्या शिक्षक की पढ़ाएगा तो शिक्षक ही ध्यान में रखेगा। नहीं, पाठ्यचर्या छात्र को ध्यान में रख के तैयार किया जाएगा, क्योंकि छात्र को ही पढ़ाना है। अब छात्र को कैसे पढ़ाना है उसी को ध्यान में रख के हम तैयार करेंगे। दूसरी चीज क्या हो गई कि पाठ्यक्रम किसकी दृष्टि में रखकर बनता है? तो पाठ्यक्रम जो होता है शिक्षक की दृष्टि में, क्योंकि शिक्षक ही जानता है कि किस स्तर का बालक है तो उसके लिए क्या पाठ्यक्रम, उसके विषय वस्तु की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, तो शिक्षक को ध्यान में रखकर बनता है। इतनी बातें हो गई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे अब देखिए एनसीएफ 2005 की मुख्य बातें और क्या क्या है जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो एनसीएफ 2005 की मुख्य बात, पहली बात ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ
2005 जो है भारत के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, जिनका नाम आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना है, यह भारत के ऐसे एक व्यक्ति हैं जो दो देशों के राष्ट्रगान की रचना किए हैं। एक तो हमारे देश का भी, जिसको हम लोग जनगण मन के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान होता है अमार सुमार देश बांग्ला हमार। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये सब जीएस की बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सीटेट के 150 नंबर के प्रश्न में जीएस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की जो जूनियर लेवल की तैयारी करते हैं, जो आर्ट साइंस से पढ़े हुए हैं, उनके लिए 60 नंबर का जीएस आता है। उसमें जीएस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसका भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको दूंगा। चलिए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। एनसीएफ 2005। अब एनसीएफ 2005 जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति। उस सभ्यता और प्रगति पर आधारित है। मतलब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 जो है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध के द्वारा उद्धृत किया गया है, मतलब किस निबंध से लिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। मतलब आप कह सकते हो कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण, इसका उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से किया गया है। आप क्या कह सकते हो कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से किया गया, क्यों किया गया? तो ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर था, माने हमारे देश में शिक्षा कितना परसेंट था, भारत में कितने परसेंट शिक्षित लोग थे, तो वह थे 12 से 14%। अधिकतम 14% ही हैं, 14% कन्फर्म है। बीच बीच में कभी कभी किसी किताब में 12% भी लिख देता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 14% आप याद रखिए, 14% फिक्स है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने इस निबंध में आज़ादी के बाद शिक्षा की कुछ बातें लिखी थी। कैसे बालक अपने जीवन में उदार हो सकता है, कैसे बालक अपने जीवन में सृजनशील हो सकता है, कैसे बालक अपने जीवन को खुशी से जी सकता है, आनंदमय तरीके से जी सकता है। इन बातों का जिक्र किया गया है शिक्षा से जुड़ी हुई। तो उन्हीं बातों को क्या कर दिया गया, एनसीएफ 2005 में रखा गया है, माने एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किया गया उन्हीं बातों से। तो ध्यान रखना है कि ये सारी बातें आपसे नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण किस निबंध से किया गया है, तो सभ्यता और प्रगति के निबंध से। और सभ्यता और प्रगति का निबंध का लेखक चाहे निबंध के निबंधकार कौन कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब यहाँ कुछ और बातें ध्यान में रखनी है कि इस एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। इस एनसीएफ 2005 का सूत्र इसका होता है लर्निंग विदाउट बर्डन। इसको हम लोग कह सकते हैं शिक्षा बिना
बोझ के, क्या कह सकते हैं, शिक्षा बिना बोझ के। क्या होगा, एनसीएफ 2005 का सूत्र जो होता है लर्निंग विदाउट बर्डन। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कि यहाँ इंग्लिश में गड़बड़ हो गया है, BUR होगा, बर्डन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि क्या कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, तो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब कहोगे आप कि ये क्यों आ गया, तो ध्यान रखो कि हमारे देश में जब शिक्षा की प्रक्रिया अच्छे तरीके से शुरू हुई, उस समय बालक के कंधे पर उसके बैग का बहुत वजन था, बोझ था, उसके शिक्षा का बहुत वजन था, माने उसके पाठ्यक्रम बहुत बड़े थे। तो उस बोझ को कम करने के लिए एनसीएफ 2005 में एक सूत्र लाया गया, शिक्षा बिना बोझ के। इसका मतलब क्या हुआ, जो शिक्षा दी जाएगी वह ऐसी हो कि बालक उसमें अपने ऊपर किसी बोझ को न समझे। कहने का मतलब क्या है, जब वह बोझ को समझेगा तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, हमेशा वो तनाव की स्थिति में रहेगा कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये सामग्री लेकर जाना है। तो उस सामग्री को, उस बोझ को कम करने के लिए एनसीएफ 2005 में एक सूत्र लाया गया, शिक्षा बिना बोझ के। अब इस सूत्र का जिक्र किसने किया था, तो ध्यान रखना है कि एक प्रोफेसर यशपाल, यह एक प्रोफेसर थे। तो ध्यान रखना है